हाँ बच्चों, कैसे हैं आप? लास्ट क्लास में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्विक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करा दिया था। होप आप सभी ने वो सारे पॉइंट्स को बहुत ढंग से पढ़ लिया है और जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए बताई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट किए थे, वो सब आपने अब वापस अगेन आपने मेमोराइज कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर कपिल जैन आज वापस आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ और चीजें यहां पर ऐड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और इसके बेसिस पर जब भी आप सारी प्रॉब्लम्स को बनाने बैठेंगे आप देखेंगे कि आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बन गई हैं। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बोहर मॉडल है उसके ऊपर लास्ट क्लास में डिस्कशन छोड़ा था। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, मैंने उसमें आपको रेडियस का फॉर्मूला बताया था। अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो वो रेडियस या कितने डिस्टेंस पर रिवोल्यूशन कर रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने और एनर्जी का फॉर्मूला बताया था। ये देखिए, मैंने टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की nh शेल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इतनी लिखी थी, पर एटम। ओके, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। तो आप इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर किलो जूल पर मोल में ये एनर्जी का फॉर्मूला मेंशन किया है। तो ये अगर आपको याद है तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है और ये किलो कैलोरी पर मोल में मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर प्रॉब्लम पूछा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछा है। अच्छा, जो भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। इससे भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस, ओके, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपसे ये रिलेशंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। टोटल एनर्जी हमेशा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, या जैसे ऐसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए, तो ये -1 है, ये देखिए। या फिर आपसे बोला जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को रिलेट करिए, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी के। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में आपसे स्टूडेंट्स रिलेशन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो ये आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने रिवोल्यूशंस करता है, इसके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है सर्कुलर पाथ का। ओके, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अभी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, ये इट इज 2.188 इंटू 10 की पावर 6 Z बाय n मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, ये हमने फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट। तो इस बेसिस पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये Z² बाय n क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1.326 इंटू 10 की पावर 16 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये जो भी फॉर्मूलास मैंने यहां पर लिखे हैं, ये सारे अगर फॉर्मूलास मुझे याद हैं, मेमोराइज हैं, तो डेफिनेटली मैं इससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को बहुत कंफर्टेबली हिट कर पाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मैं आपके साथ 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स को यहां पर कुछ डिस्कस करूंगा जो लास्ट जेई में पूछे जा चुके हैं, नीट में पूछे जा चुके हैं। ऑल आर वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल, जिससे कि हम आगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, जैसे हाइड्रोजन जो एटम है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए अभी हमने जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिखा -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसके जो फर्स्ट 4 ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी वैल्यू तो डायरेक्ट पूछी जा चुकी है और उनका एनर्जी डिफरेंस भी तुमको टिप्स पर होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं फॉर n = 1
इसको हम बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है। ओके, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो हमेशा 1 है ही, तो इसका मतलब जब आप n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 यहां पर पुट करोगे तो E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आपको मिलेगा। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की जो हाइड्रोजन एटम है उसमें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, इट इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर आप यहां पर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, जिसको हम n = 2 भी बोल सकते हैं, तो हम E2 अगर मेंशन करेंगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो डेफिनेटली यहां पर 1 स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय n स्क्वायर तो 4 हो गया है ना। और इसलिए हमको जो रिजल्ट मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह n = 3, इसका मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब ये यहां E3 -13.6 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, यहां पे रिजल्ट हमको मिल जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो डेटा है ये हमको सभी के लिए याद रखना पड़ेगा क्या, ऑल अदर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज? नो, आपको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट 4 ऑर्बिट्स की अगर आपको एनर्जीज याद हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपका टाइम बहुत सेव करेगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह अगर 4th ऑर्बिट होगा तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी? हाँ बच्चों, जैसे अगर मैं इसकी जगह यहां n = 4 लेता हूं, तो n = 4, इसका मतलब ये हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको E4 लिख दूंगा, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा। तो जैसे मुझे ये सारी वैल्यूज याद हैं, होप मैं करूंगा कि आपको भी ये सारी वैल्यूज एकदम टिप्स पर हो। नाउ अगर मैं यहां डेल्टा E कैलकुलेट करता हूं, जैसे सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस E2 - E1, E2 -3.4 है, -13.6, तो ये जो रिजल्ट तुमको मिलेगा ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मिलेगा। ओके, इसकी जगह अगर तुम यहां पर डेल्टा E कैलकुलेट करते हो E3 - E1, तो ये -1.51 माइनस और माइनस ये हो जाएगा आपका 13.6, तो हमको इससे जो रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट वो मिलेगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे ही अगर मैं यहां पर डेल्टा E4 - E2 कैलकुलेट करता हूं तो ये मुझे रिजल्ट मिलेगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखिए, तो ओवरऑल जैसे हमने एक लैडर के साथ कंपैरिजन किया था बोहर के सर्कुलर पाथ का, ये देखिए अगर मैं ये लैडर हाइड्रोजन के लिए कंस्टिट्यूट करता हूं, ये n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है, ये n = 4 है, ये देखिए। और फर्स्ट ऑर्बिट ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हमने एनर्जी कैलकुलेट किया है। सेकेंड ऑर्बिट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, थर्ड ऑर्बिट -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, फोर्थ ऑर्बिट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखिए, अब अगर हमको इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड में लेके जाना है, फर्स्ट से सेकंड में, इसका मतलब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम करेगा। और अगर सेकंड से फर्स्ट में लाना है तो ऑब्वियसली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसे ही अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से थर्ड में लेके जाना है तो ये जो डेल्टा E एब्जॉर्ब होगा वो अभी हमने लिखा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये जो डेटा है हाइड्रोजन एटम के लिए अगर याद हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, इनको एकदम टेस्ट पर कर लो, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम, अदर देन हाइड्रोजन एटम हमारे पास ये फॉर्मूला है ही, इन फॉर्मूलाज को
अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपको यहां पर ऐड करता हूं। हाँ बच्चों, जैसे ये मैंने प्रॉब्लम लिखा है, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन वुड डैश डैश टाइम्स द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट जो हाइड्रोजन एटम का है उसके साथ लिथियम +2 के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को कंपेयर करना है। तो लिथियम +2 ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट गिवन है n = 1 है, इसका मतलब जो लिथियम +2 है उसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ये हो जाएगी -13.6 Z²/n², तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका -13.6 × 9। और हाइड्रोजन एटम के लिए अभी हमने जैसे वहां पर मेंशन किया, फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। ये देखिए यहां -13.6 दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहां इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूं 9 टाइम्स ऑफ E1 ऑफ हाइड्रोजन। तो आपसे यही पूछा गया था, लिथियम +2 के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के साथ कंपेयर करिए, तो क्या आंसर होगा? 9 आंसर होगा, इसलिए डी इज करेक्ट आंसर। ओके, हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है मैंने यहां पे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हमको हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट ये n = 2 और ये थर्ड ऑर्बिट, इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मुझे r कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने r का फॉर्मूला डिस्कस किया था 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, और क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z तो फिक्स हो गया, 1 हो गया। अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो यहां सबसे पहले आप सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करिए, तो 0.529 × 4 हो जाएगा, n = 2 है यहां पे, है ना। और थर्ड ऑर्बिट ये हो जाएगा 0.529 × 9, क्योंकि n की वैल्यू 3 है। अब आपको अगर यहां पर डिफरेंस कैलकुलेट करना है R2 और R3, ये देखिए, तो मैंने R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 0.529 कॉमन आ जाएगा, 9 - 4 ये 0.529 × 5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये आंसर है। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड रिजल्ट आएगा डी, ये डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने यहां पे लिखा है, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम कैटायन इज x एंगस्ट्रॉम। यहां आपको गिवन है हीलियम कैटायन Z इसका 2 है, और सेकेंड ऑर्बिट n की वैल्यू भी 2 है, और यहां पर आपको R2 गिवन है x एंगस्ट्रॉम, तो ये 0.529 × n², तो 4/z एंगस्ट्रॉम, तो ये वैल्यू आपको गिवन है 0.529 × 2 एंगस्ट्रॉम। तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है, हेंस द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की आपको रेडियस बतानी है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z इसका 1 होता है, n इसका 1 होता है, R1 0.529 × n²/z, तो यही हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जो 0.529 है, ये 0.529 इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आपको यहां पर पता है, तो यहां 0.529 की वैल्यू है x/2 एंगस्ट्रॉम, ये देखिए। तो इसका मतलब इन द प्लेस ऑफ 0.529 मैं वहां पर x/2 पुट कर दूंगा, तो x/2 ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आ गई इन टर्म्स ऑफ जो हीलियम कैटायन के यहां पर सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस थी उसकी टर्म्स में आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। दिस इज हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस x/2। कहां ये आपको ऑप्शन गिवन है, ए इज करेक्ट आंसर, तो ये सही आंसर है। तो ऐसे कुछ और प्रॉब्लम्स को हम अपने कॉन्सेप्ट में यहां पे ऐड करते हैं, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको इस टॉपिक से रिलेटेड मिल रही हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने यहां पे लिखा है वो लिखा है द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपके लिए ये ऑप्शंस भी यहां पर गिवन है, तो मैं सबसे पहले यहां पर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकाल लूंगा। तो फॉर हाइड्रोजन एटम,
ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब R1 0.529 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब ये वैल्यू मुझे इन सभी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के वेरियस जो ऑर्बिट्स है उनके रेडियस से कंपेयर करना है। सबसे पहले ए ऑप्शन पे आते हैं, हीलियम कैटायन, Z इसका 2 है, n की वैल्यू 2 गिवन है, इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट जो हीलियम कैटायन का है उसकी हमको यहां रेडियस कैलकुलेट करना है, इट इज रेडियस। तो ये 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय Z एंगस्ट्रॉम। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल देते हैं। क्या 2 और 1 मैच कर रहे हैं क्या? नो, 1 और 2 मैच नहीं कर रहे, इट मींस ये रॉन्ग आंसर है। ऐसे ही अगर तुम ऑप्शन नंबर बी को देखोगे, लिथियम +2 जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, n की वैल्यू 2 गिवन है, इसका मतलब R2 लिथियम +2 का मुझे कैलकुलेट करना है। तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो 4 बाय Z, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। क्या 3 1 से मैच कर रहा है क्या? नो, इसका मतलब 1 और 3 भी इक्वल नहीं है। ऐसे ही अगर मैं ऑप्शन नंबर सी पर आता हूं तो लिथियम +2 गिवन है। अब मैं ऑटोमेटिकली यहां पर बेरिलियम +3 को चेक करता हूं। देखिए बेरिलियम +3 एटॉमिक नंबर 4 है और n की वैल्यू 2 गिवन है, तो इसका मतलब यहां जब आप ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करोगे बेरिलियम +3 में, तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय Z एंगस्ट्रॉम। ये देखिए क्या ये वैल्यू इक्वेशन 1 से मैच कर रही है क्या? आंसर है हाँ, 1 और 4 सेम है, इसका मतलब यही सही आंसर है, डी इज करेक्ट आंसर। तो ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये जेई नीट में प्रॉब्लम पूछा जा चुका है। तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। एनर्जी का, रेडियस का या वेलोसिटी को कैसे मिल सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने यहां पे लिखा है उसमें लिखा है इफ v1 v2 एंड v3 आर वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 v2 एंड v3। आपको इसके लिए ये ऑप्शंस भी गिवन है। तो सबसे पहले हमने अभी यहां पर जो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला लिखा था वो ये लिखा था, इट इज 2.188 इंटू 10 की पावर 6 Z बाय n मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, और हम अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करते हैं n इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन के लिए Z तो हमेशा 1 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? इट इज 2.188 इंटू 10 की पावर 6 1 बाय 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर तुम सेकेंड ऑर्बिट में लिखते हो तो v2 2.188 इंटू 10 की पावर 6 इंटू ये हो जाएगा 1 बाय 2 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही अगर आप n इज इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिखते हो तो 2.188 इंटू 10 की पावर 6 ये हो जाएगा 1 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन v1 वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन की v2 वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन की v3 वेलोसिटी, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो v1 सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके बाद v2, उसके बाद v3। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने ज्यादा क्लोज होता है उतना उसकी जो रेवोल्यूशन होता है फास्ट होता है। v1 सबसे हाई है और इसलिए मुझे यहां पर जो रिलेशन बताना था वो ये बताना था v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3। ओके, यहां स्टूडेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। फ्रीक्वेंटली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहली बात, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और यहां हमसे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट सीरीज मिले हैं उसको मैं आपको ऐसे यहां पर एक टेबुलर फॉर्म में बताता हूं।
इसको ऐसे ही याद रखिएगा, सीरीज, जैसे लाइमन, यहां मैं लिख रहा हूं लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इसको शॉर्ट में लियो बोल देते हैं, N1 है ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट। हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट, इसको हम N2 रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो रीजन जहां पर ये सीरीज मिले हैं, तो रीजन इन विच सीरीज ऑब्टेन, ओके, तो लाइमन जो सीरीज है उसको हम ऐसे एब्रीवेट कर देते हैं L से। इसका जो N1 है लोअर एनर्जी ऑर्बिट, वो हमेशा फिक्स है 1। हायर एनर्जी ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। और रीजन, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में सारे जो भी यहां पर एमिशन है, जो भी फोटॉन्स हैं, वो फॉल होते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन में। इसकी जगह अगर मैं यहां पर बार्मर सीरीज लिखता हूं, इसको B से एब्रीवेट कर देते हैं। लोअर एनर्जी ऑर्बिट इसका 2 है, हायर एनर्जी ऑर्बिट 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ये सारे विजिबल रीजन में फोटॉन्स फॉल होते हैं। विजिबल मतलब विबग्योर, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम तुमको देखने को मिल सकता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके बाद पाशन, इसको P से एब्रीवेट कर देते हैं। लोअर एनर्जी ऑर्बिट 3, हायर 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी, ये इंफ्रारेड है। ऐसे ही इसके बाद ब्रैकेट, इसको मैं फिर B से रिप्रेजेंट कर देता हूं। लोअर एनर्जी ऑर्बिट 4, ये 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी, ये फिर इंफ्रारेड है। इसके बाद P फंड, ये P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लोअर एनर्जी ऑर्बिट 5 है, ये 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी, ये फिर इंफ्रारेड है। और ऐसे ही हम फ्री, ये हम रिप्रेजेंट कर देते हैं S से। देखिए ये सीक्वेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं यहां पे, क्योंकि अगर मुझे लोअर एनर्जी ऑर्बिट पता चल गया किसी भी सीरीज के लिए, तो हम हायर एनर्जी ऑर्बिट बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम फ्री को हमने एब्रीवेट किया है कैपिटल S से। लोअर एनर्जी ऑर्बिट 6 है, हायर 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी है, और ये फार इंफ्रारेड में मिलते हैं। तो ये हमको सभी जो सीरीज है उनके रीजन पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा विजिबल पूछा जाता है। अच्छा, ये सीक्वेंस आप ऐसे याद रखना, लो बीपी, बीपी लो रहता है, बीपी हाई, मतलब बीपी लो भी रहता है और बीपी हाई भी रहता है। तो इससे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि क्या जो सीरीज है, जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं पाशन की, तो जो पाशन है उसके लिए लोअर एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू क्या है, 3 है। हायर एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू क्या है, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। तो इसलिए ये सीरीज और ये सीक्वेंस हमको बहुत हेल्प करेगा प्रॉब्लम को अटेंड करने में। अच्छा, किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, जंप करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो उसके साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएट होती है, उसके साथ क्या वेव नंबर एसोसिएट होता है, ये हम रिट्ज फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूं और उसकी एप्लीकेशंस बताता हूं। हां बच्चों, जैसे ड्यूरिंग ट्रांजिशन, इसको हम जंपिंग भी बोलते हैं, मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट, जिसको हमने N2 से रिप्रेजेंट किया है, टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जिसको हमने N1 से रिप्रेजेंट किया। ये देखिए, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसको हम यहां पर रिट्ज फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। देखिए रिट्ज फॉर्मूला, ये वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर
1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होगा। तो यहां से मैं वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं, वेव नंबर कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे वेवलेंथ पता चल गई तो मैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना। यहां n1 जिसको अभी हमने लोअर एनर्जी ऑर्बिट बोला था, वो देखिए ये है लोअर एनर्जी ऑर्बिट n1, और ऐसे ही जो n2 है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट है। एंड जो RH है इसको हम रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं। इट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और रफली इसको ऐसे भी लिखा जाता है 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स या 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। तो जनरली ये आपको प्रॉब्लम में गिवन होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो मेरा सजेशन है कि इसको याद रख लीजिए। तो वी हैव दिस फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ ड्यूरिंग ट्रांजिशन, जिसको हमने अभी जंपिंग बोला, या वेव नंबर। और हम अभी ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं क्या कि जो डेल्टा ई होता है वो SC बाय लैम्डा होता है। तो तुमको अगर लैम्डा पता चल गया तो डेफिनेटली हम डेल्टा ई कैलकुलेट कर पाएंगे, एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो मैं इसकी एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं। हाँ बच्चों, जैसे ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, आपसे जैसे यहां पे एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है, पूछा गया है वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन इन द बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इसका क्या मीनिंग होता है किसी भी सीरीज में, लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री में। तो देखिए, जैसे मैंने यहां पे लाइमन सीरीज के लिए इसको एक्सप्लेन किया है, जो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है, क्योंकि लाइमन का मतलब है लोअर एनर्जी ऑर्बिट हमेशा 1 है, तो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ओके, फोटोन एमिट होता है, तो हम इसको लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बोलते हैं, क्योंकि सेकेंड और फर्स्ट एनर्जी गैप सबसे कम है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। हम ये फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू या SC बाय लैम्डा। ये देखिए, तो जब भी सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन होगा लाइमन सीरीज के लिए, ये फर्स्ट लाइन है। तो फिर सेकंड लाइन क्या है, N1 तो फिक्स है 1, तो N2 यहां पे 3 होगा, थर्ड से फर्स्ट में ट्रांजिशन। ऐसे ही थर्ड लाइन, फोर्थ से फर्स्ट में ट्रांजिशन। ऐसे ही लास्ट लाइन, लिमिट लाइन, अल्टीमेट लाइन, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, ये सारे नाम लास्ट लाइन के हैं। इसका मतलब जब इंफिनिटी मतलब लास्ट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो हम इसको लास्ट लाइन बोलेंगे लाइमन सीरीज की। अब आपसे यहां पर पूछ रहा है वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन इन बार्मर सीरीज। तो सबसे पहले हमको यहां क्लियर हो जाना चाहिए कि बार्मर सीरीज फर्स्ट लाइन, इसका मतलब बार्मर सीरीज के लिए जो N1 है वो तो फिक्स है, 2 है, और फर्स्ट लाइन इसका मतलब जब 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा, इसका मतलब यहां N2 की वैल्यू 3 होगी। तो फर्स्ट लाइन ये मुझे पता चल गया कि कौन सा ट्रांजिशन है, 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा। अब आपको वेव नंबर पूछ रहा है यहां पर, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो देखिए, हाइड्रोजन के लिए Z हमको पता है 1 होता है, तो जो हमने रिट्स फॉर्मूला वहां पर अभी लिखा वेव नंबर हाइड्रोजन, तो ये RH, जिसको अभी सिंपली वहां पर आपको R मानने के लिए बोला गया है, रिडबर्ग कांस्टेंट, Z1 का स्क्वायर और 1 अपॉन N1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। दिस इंप्लाइज दैट ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 36 इंटू R। ये देखिए, तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही है, ए आंसर सही है। तो सभी स्टूडेंट्स को लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये क्लियर होना चाहिए। तो हम जैसे लाइमन के लिए लिखें, अगर मैं आपसे बार्मर सीरीज की पूछता कि फर्स्ट लाइन बताइए, अभी हमने ऊपर लिखा, लास्ट लाइन पूछता बार्मर सीरीज की, लिमिट लाइन या अल्टीमेट लाइन, तो बार्मर के लिए N1 2 है और N2 इंफिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही किसी के लिए भी, जैसे हम्फ्री के लिए आपसे पूछा जाता कि हम्फ्री का फोर्थ लाइन लिखिए, तो तुरंत आप याद करते, सर ने बता रखा है लो बीपी बीपी हाई,
और इससे हम फोर्थ लाइन के ऊपर पहुंच जाते हैं। हाँ बच्चों, जैसे मैंने अभी जो आपसे पूछा था कि हम्फ्री के लिए फोर्थ लाइन मेंशन करिए, तो आपने लो बीपी हाई से सबसे पहले डिसाइड कर लिया कि N1 6 होता है हम्फ्री के लिए। अब फोर्थ लाइन, इसका मतलब अगर 7 से 6 तो फर्स्ट लाइन, 8 से 6 तो सेकेंड लाइन, 9 से 6 तो थर्ड लाइन, तो फोर्थ लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? 10 से 6। ये देखिए N1 6, N2 10, तो 10 से 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज x, यहां हमको गिवन है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। अभी आपको मैंने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको मैंने बताया N1 1, N2 इंफिनिटी, मतलब ये ट्रांजिशन पता चल गया। और क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम के लिए है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की भी यहां पर मुझे वैल्यू गिवन है, ये x है। तो अब मैं रिट्ज फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूंगा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे 1/λ इज इक्वल टू RH Z, हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। ये देखिए, तो यहां से हमको 1/λ जो हाइड्रोजन का है वो पता चल गया RH के इक्वल है, या हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो λh की वैल्यू है वो 1/RH के इक्वल है, विच इज x। ये देखिए, तो ये डेटा ऑलरेडी मेरे पास है। नाउ अब मैं यहां लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बार्मर सीरीज ऑफ हीलियम कैटायन कैलकुलेट करना है। तो फॉर हीलियम कैटायन Z की वैल्यू 2 और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज, इन बार्मर सीरीज, तो आप अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब एनर्जी मिनिमम, इसका मतलब ये तो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन। तो N1 यहां पे 2 है, N2 यहां पे 3 है। तो अब मैं क्या यहां पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हीलियम कैटायन की लिख सकता हूं? आंसर है हां। ये देखिए, ये हो जाएगा R, Z की वैल्यू 2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9। ओके, तो यहां से 1/λ हीलियम कैटायन, ये आपको मिल जाएगा 4R, और ये हो जाएगा 5/36, ये कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, तो ये आ गया 5R/9। तो यहां से अगर मैं लैम्डा हीलियम कैटायन की वैल्यू लिखूंगा तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 9/5R। और देखिए हमने 1/R की जो वैल्यू है वो x लिख रखी थी, दैट्स वाई 9x/5, ये आपका आंसर है। दिस इज व्हाट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम कैटायन। तो वेयर इज दिस आंसर? A इज करेक्ट आंसर, दिस इज A, ये करेक्ट आंसर है। हाँ बच्चों, तो मुझे लगता है कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट है और इसमें रिट्ज फॉर्मूला की एप्लीकेशन है वो अब आपको याद रखने में इजी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। इसी टाइप की प्रॉब्लम्स जो अभी हमने यहां पर डिस्कस करी वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोहर से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो हमने अब यहां पर डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, जिसको हम ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल भी बोलते हैं। जैसे ड्यूअल नेचर क्या है? अगर हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत में एक भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक दिन कन्वर्सेशन चल रहा था। जो अर्जुन है वो कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान आप कौन हैं? तो कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं, वस मैं कण हूं, मतलब पार्टिकल, मैं तरंग हूं, मतलब वेव। ओके, मैं भगवान कृष्ण हूं। तो सेम कॉन्सेप्ट जो डी ब्रोगली है वो चुरा लेते हैं और वो अपने इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। मतलब वो सारे पार्टिकल्स जिनके मासेस नेग्लेजिबल हैं वो ड्यूअल नेचर रखते हैं। वो पार्टिकल्स तो हैं ही, वो वेव नेचर भी रखते हैं, उनका वेव नेचर भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
अल्फा पार्टिकल्स दे हैव नेग्लिजिबल मासेस। डी ब्रोगली ने इसको जस्टिफाई करने के लिए इस फॉर्मूला को भी इंट्रोड्यूस किया। ये लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से फेमस है, h डिवाइडेड बाय mv। m मास ऑफ दैट पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ओके, हम अगर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, जैसे जिसका मास नेग्लिजिबल है, मतलब मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दो चार्ज प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मास m है और वेलोसिटी v है। तो इस सिचुएशन में हम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी को मेंशन करेंगे वो इस फॉर्मूला से मेंशन करेंगे, हाफ mv²। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिखा जाता है, E जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और जो दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पोटेंशियल उनका प्लेट्स के बीच में V है, कैपिटल V। तो काइनेटिक एनर्जी शुड आल्सो बी रिटन एज E इनटू कैपिटल V। ओके, यहां से अगर मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा √2 काइनेटिक एनर्जी बाय m, और ये वेलोसिटी मैं इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा h अपॉन √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। और अभी हमने काइनेटिक एनर्जी को यहां पर E इनटू V भी लिखा है, तो ये देखिए इंस्टेड ऑफ √2m काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट 2m इनटू EV। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी पूछा जा चुका है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है ये। इसके ऊपर भी आपको जेई और नीट में प्रॉब्लम ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। तो वी कैन राइट डी ब्रोगली वेवलेंथ एज इन दिस मैनर, एज इन दिस मैनर, एज इन दिस मैनर। एंड ऑल्सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ 2πr, ये हमेशा इंट्रीगल मल्टीपल होता है वेवलेंथ के, n लैम्डा के। n का मतलब होल नंबर वेव्स है ना, मतलब सर्कमफ्रेंस शुड बी इक्वल टू 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो यहां पे n नंबर ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बोहर में हमने n को ऑर्बिट्स बोला था, या हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में n को होल नंबर बोला था, फोटॉन्स बोला था, क्वांटम्स बोला था। ओके, तो ये सारे जो डेटा हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ में याद रखेंगे, यहां से हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करके बताता हूं। जैसे यहां a ball has a mass of 0.1 kilogram and its velocity is 40 meter per second. Find out de Broglie wavelength. तो हमने यहां पर de Broglie wavelength कैलकुलेट करना है। It is h divided by mv. v is velocity जो आपको गिवन है, और मास 0.1 किलोग्राम। तो देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय मास 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। जो जूल होता है 1 जूल, ये 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहां प्रॉपर यूनिट कन्वर्जन यूज करना जरूरी है। तो यहां से तुम देखोगे कि तुमको लैम्डा मीटर में मिल जाएगा। तो जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड 1.66 इंटू 10 की पावर -34 मीटर आंसर आएगा। ये आंसर है, ये आपको ए ऑप्शन गिवन है। इसकी जगह यहां पे इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए इलेक्ट्रॉन की थर्ड ऑर्बिट में। ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इफ द रेडियस ऑफ, तो आपको गिवन है यहां हाइड्रोजन एटम के n इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस मतलब R1 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू आपको गिवन है x, ये गिवन है। अब आपसे बोल रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए इलेक्ट्रॉन की थर्ड ऑर्बिट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो थर्ड ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 3, उसके लिए मैं रेडियस यहां पर कैलकुलेट करूंगा। तो R3 0.529 मल्टीप्लाई बाय 9 एंगस्ट्रॉम होगा, और इसका मतलब यहां R3 ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ R1, मतलब 9x हो जाएगा। तो तुमने थर्ड ऑर्बिट की पहले रेडियस पता कर ली है, और अब आपको बोल रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए। तो क्योंकि मुझे रेडियस की टर्म्स में यहां पे प्रॉब्लम पूछा गया है, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। दिस शुड बी द फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। तो देखिए
मैं यहां पे लिख दूंगा 2 पाई R3 इज इक्वल टू एन लैम्डा, मतलब 3 इंटू लैम्डा। तो दिस इंप्लाइज दैट R3 की वैल्यू 9x है ना, तो लैम्डा यहां पर आपको मिल जाएगा 6 पाई x। ये देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसलिए विच आंसर इज करेक्ट? बी इज द करेक्ट आंसर। तो है ना स्टूडेंट ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो मुझे लग रहा है अभी तक जितने भी हम यहां पे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स को जनरली एग्जामिनर फोकस करता है, और सर उन्हीं प्रॉब्लम्स को यहां पर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। और ये फॉर्मुलाज जो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशंस, तो मुझे फॉर्मुलाज अगर याद हैं तो डेफिनेटली उनकी एप्लीकेशंस हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ बच्चों, जैसे ये नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके ऊपर भी फ्रीक्वेंटली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाता है। अनसर्टेनिटी, इसका मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन करेक्ट पोजीशन, जिसको हम x मानते हैं, एंड वेलोसिटी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइसली साइमल्टेनियसली। मतलब मैं साइमल्टेनियसली करेक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक को अगर मैं सही मेजर करने जाऊंगा तो दूसरी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी या एरर आ जाएगी। तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी दैट इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है, एंड डेल्टा वी अनसर्टेनिटी दैट इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी है। इसकी बेसिस पर हाइजेनबर्ग ने इस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मतलब अनसर्टेनिटी ये जो है डेल्टा एक्स और एम डेल्टा वी का प्रोडक्ट ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है एच अपॉन 4 पाई के। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई हम जानते हैं कितनी वैल्यू होती है 3.14। तो इस वैल्यू को राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 5.27 इंटू 10 की पावर -35, है ना, SI यूनिट्स के अंदर। और m और डेल्टा v का जो प्रोडक्ट है वो डेल्टा p है। p इज मोमेंटम, एरर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो आपको किसी भी टर्म में प्रॉब्लम देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो देखते हैं जरा। हाँ बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहां पर बता रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। आपको गिवन है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी इक्वल है। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताइए, मतलब आपको डेल्टा वी बताने के लिए बोल रहा है। अभी हमने यहां पर जो रिलेशन लिखा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, हम उसको यहां पर अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स हमको यहां गिवन है डेल्टा पी के इक्वल है, इंटू एम डेल्टा वी। सॉल्व करने के लिए मैं इसको इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई कर लेता हूं। ये देखिए, इंस्टेड ऑफ डेल्टा पी व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट एम डेल्टा वी। तो ये हो जाएगा एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन, ये हो जाएगा 4 पाई एम स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? और यहां से अगर मैं डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2m अंडर रूट ऑफ h अपॉन पाई। ये देखिए, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट हो जाएगा तो डेफिनेटली ये 4 जब हम बाहर लाएंगे स्क्वायर रूट से तो 2 टाइम्स आएगा, और यहां m स्क्वायर है तो m हो जाएगा। तो इसलिए वेयर इज करेक्ट आंसर? A इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये नीट में आ चुका है, जेई में प्रॉब्लम आ सकता है। इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड with an accuracy of 0.005% certainty with which the position of electron can be located is. Okay, Planck's constant given है, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है। अब आप देखिए, आपको प्रॉब्लम में यहां पर वेलोसिटी या स्पीड गिवन है 600 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%। ओके, तो यानी कि ये एरर है कि ये जो स्पीड है इसमें प्लस माइनस इतने परसेंट का
हमेशा एरर आ जाता है। तो अगर मैं यहां पर डेल्टा वी कैलकुलेट करूंगा तो 600 मीटर पर सेकेंड का मैं 0.005% कैलकुलेट कर लूंगा, यह रिजल्ट 0.03 आ जाएगा। अब यहां से मुझे डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, सर्टेनिटी विद विच द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड, मतलब डेल्टा एक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे मुझे सर्टेनिटी पता चल जाएगी। तो हम जो रिलेशन पढ़ के आए, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी नियरली इक्वल 5.27 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड हम लिख देते हैं। यहां से डेल्टा एक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट वो ये मिलेगा, यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू मीटर में आ जाएगी। देखिए ये आंसर है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स ढंग से ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड देखने को मिल सकती है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अब हम बढ़ते हैं। अभी हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस किया और इससे पहले डी ब्रोगलीज का जो कॉन्सेप्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल उसको डिस्कस कर लिया है। अब इस चैप्टर में एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, मैंने लिखा है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब अगर मुझे एटम में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम इस सिंबल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बोहर ने ही डिफाइन किया था, जो हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ा है। व्हाट इट रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स, जिसको हम ऑर्बिट्स भी बोले हैं। n से हमको इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को भी रिप्रेजेंट करता है, एटम के साइज को। तो इसको जरूर अंडरलाइन करिएगा। किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिप्रेजेंट करना है, हमेशा ये 2n स्क्वायर के इक्वल होते हैं। इससे मैं k शेल, l शेल, m शेल, n शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये सारे पॉइंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मुझे याद होने चाहिए। एजिमिथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबशेल्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी शेल में। सबशेल, इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि एक फ्लोर है तो वो शेल है किसी बिल्डिंग में, और उस फ्लोर में जो डिफरेंट रूम्स हैं उनको हम सबशेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी शेल में कितने सबशेल्स एक्चुअली होंगे, तो इसके लिए मैंने यहां पे लिखा है एक्चुअल वैल्यूज ऑफ L, दैट इज नंबर ऑफ सबशेल इन अ गिवन शेल। ये हमेशा n की वैल्यू के इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, एंड जो भी वो सबशेल्स होंगे उनको अगर मैं L की वैल्यूज असाइन करना चाहूंगा, एजिमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू असाइन करना चाहूंगा, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L फॉर दो सबशेल ये हमेशा 0 से n-1 के इक्वल होंगे, जो L की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल वैल्यूज और ये एक्चुअल वैल्यूज। ओके, जैसे अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये k शेल है, तो यहां पर कितने सबशेल्स होंगे? ऑब्वियस है, जितना यहां पर n की वैल्यू है, तो ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ L है जो यहां पर 1 है। और ये जो सबशेल होगा, इसको अगर मैं L की पॉसिबल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ L विच इज 0 to 1-1, तो देखिए 0 आ गया। इट मींस L की पॉसिबल वैल्यू 0 कौन से सबशेल को रिप्रेजेंट करती है? S को। तो ये ऑलरेडी आपको पता है, n is equal to 2, L शेल, नंबर ऑफ सबशेल 2 हो गए। इनके लिए पॉसिबल वैल्यू L की 0 to 2-1, तो L is equal to 0, L is equal to 1। 0 S को बताता है, 1 T को बताता है। ऐसे मैं किसी भी शेल के लिए नंबर ऑफ सबशेल्स फाइंड कर सकता हूं। अगर मैं n की वैल्यू 5 लेता हूं, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो G सबशेल है वो कौन से शेल से स्टार्ट होता है, तो देखिए n की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगा। ये O शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, KLMNO। ओके, नंबर ऑफ सबशेल ऑब्वियसली यहां पर 5 होंगे और इनके लिए पॉसिबल वैल्यूज L की 0 to 5-1, इसका मतलब L की 0 S को रिप्रेजेंट कर रहा है, L की वैल्यू 1
P को रिप्रेजेंट कर रहा है L की वैल्यू 2, D को रिप्रेजेंट कर रहा है L की वैल्यू 3, F को रिप्रेजेंट कर रहा है L की वैल्यू 4, G को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सबशेल में फाइंड करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? जैसे अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सबशेल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये फॉर्मूला तुमको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जेई में या नीट में। 2 इंटू 2l+1, L एजिमिथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बेसिस पर अगर मुझे शेल में लिखना है, अभी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में 2n² फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए थे, मैं इसको देखिए ऐसे भी लिख सकता हूं। अभी हमने डिस्कस किया कि शेल में 0 से लेकर n-1 तक सबशेल्स हो सकते हैं, जो पॉसिबल वैल्यूज हमने लिखी, और हर सबशेल में 2 इंटू 2l+1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल हम इसको लिख सकते हैं समीशन का साइन, L इज इक्वल टू 0 से L इज इक्वल टू n-1, 2 इंटू 2l+1। तो ये फॉर्मूला भी तुमको पूछा जा सकता है। तो शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इससे बताएंगे। हम अभी लिखे हैं एस सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। P के लिए L1 है, D के लिए L2 है, ये F हो गया और ऐसे ही यहां पर G हो गया। तो फॉर F सबशेल L की वैल्यू यहां पर 3 है, G सबशेल के लिए L की वैल्यू यहां पर 4 है। तो हम क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर है हां। तो ये 2 इंटू 0+1, ये देखिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर मैं P में निकालूंगा तो 6 आएगा, D में निकालूंगा तो 10 आएगा, F में निकालूंगा तो 14 आएगा, G में निकालूंगा तो 18 आएगा। तो ये हम सभी को क्लियर है, S, P, D, F, G। तो अगर G भी सबशेल हम यहां पर ऐड कर लें तो उसमें हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसको हम यहां पर एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये एंगुलर क्वांटम नंबर हम डिफाइन करते हैं इसलिए क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है सबशेल में। मतलब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस। मतलब जिस पाथ को इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस फॉलो करता है हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये जो सबशेल है उसका शेप है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच रिप्रेजेंट पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस। इसको हम शेप भी डिफाइन करते हैं, शेप। तो स्टूडेंट ये भी हमसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो एटम का साइज है वो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सबशेल है उसका जो शेप है वो हम एजिमुथल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इट इज अंडर रूट ऑफ L इंटू L+1 h/2π। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, h/2π सिंपली h बार इसको मेंशन किया जा सकता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल या s सबशेल, और इसका हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो कितना हो जाएगा, क्योंकि s सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 इंटू 0+1 और h बार लिख दीजिए सिंपली, मतलब 0 वैल्यू आ गई। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 0 का मतलब होता है कि राउंड द न्यूक्लियस जो s सबशेल होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल s सबशेल। तो ये जो शेप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के पाथ को राउंड द न्यूक्लियस। जैसे इसकी जगह अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास d सबशेल होता, ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली जेई या नीट में पूछे जाता है, आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। तो d सबशेल के लिए यहां L की वैल्यू अभी हमने क्या लिखी है, 2 लिखी है, तो इसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो कितना लिखेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2+1
h बार लिख दीजिए h/2 को, तो सिंपली वी कैन रिप्रेजेंट √6 h बार। ये देखिए ये आंसर होगा। और जो डी सबशेल होता है वो डबल डंबेल होता है, डबल डंबेल, ये डबल डंबेल। ओके, तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। हमसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जा सकता है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शेल में सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल और शेप ऑफ अ गिवन सबशेल। तो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल दीज फॉर्मूलास आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको तुमने ढंग से नोट कर लिया होगा। हाँ बच्चों, अब मैं जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है इसको हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है हम इसको स्मॉल m सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ अ गिवन सबशेल। मतलब मैं एटम में सबसे पहले शेल में गया, शेल से सबशेल में गया, और अब सबशेल के हम 3D अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। ओके, इनको हम ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। तो ऑर्बिटल्स दे आर व्हाट? नथिंग बट 3D अरेंजमेंट्स ऑफ अ गिवन सबशेल। अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सबशेल, कोई भी सबशेल के लिए जो एक्चुअल वैल्यूज है वो कितनी होती है ऑर्बिटल्स की? तो स्टूडेंट इसका आंसर हमेशा 2l+1 होता है। कितना होता है? 2l+1। ये एक्चुअल वैल्यूज है ऑर्बिटल्स की। तो हम क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसका मतलब m की एक्चुअल वैल्यू 2l+1 है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपनी कॉपी में ढंग से और ध्यान से नोट करिएगा। एंड ये जो भी तुम ऑर्बिटल्स निकालोगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, ये हमेशा -L2+L डिफाइन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करोगे उनके लिए m की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो -L2+L होती हैं। जैसे अगर मैं यहां लेता हूं एग्जांपल S सबशेल का, तो जैसा भी आपको मैंने बताया कि S स्फेरिकल होता है ना, तो ऑब्वियसली जो भी स्फेयर होगा अगर हम उसको 3 डायमेंशनली ऐसे अरेंज करेंगे, तो स्फेयर जैसे टेनिस बॉल बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसका 3 डायमेंशनली कितने अरेंजमेंट बनेंगे? ओनली 1, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। तो S भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, इसलिए 3 डायमेंशनली उसके सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, दैट इज ऑर्बिटल। तो यहां अगर मैं S सबशेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखता हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ये 2 × 0 + 1, इसका मतलब 1 आ गए, दैट इज 1 ऑर्बिटल। मतलब एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है S के लिए, और इसके लिए पॉसिबल वैल्यू m की क्या होगी? देखिए, जैसे यहां जो मैंने S सबशेल के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 0 रिप्रेजेंट किए हैं या 1 रिप्रेजेंट किए हैं? 1 रिप्रेजेंट किए हैं, 1 ऑर्बिटल। इसके लिए अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो हम यहां पर रिपोर्ट करेंगे -L2+L। इट मींस 0 आ जाएगा क्योंकि L की वैल्यू तो 0 है। इसकी जगह अगर तुम P सबशेल लेते हो तो P सबशेल, इसका मतलब L की वैल्यू 1 है, तो कितने एक्चुअल ऑर्बिटल्स होंगे P के? आंसर होगा 3। ये देखिए 3 डायमेंशनली। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x, y और z पर अगर ऑर्बिटल है तो ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए। तो यहां पर इसलिए 2 × 1 + 1 3 आंसर आ गया। देखिए x एक्सिस पर डंबल px, y एक्सिस पर डंबल py, z एक्सिस पर डंबल pz, और इनके लिए m की पॉसिबल वैल्यूज -L2+L होंगी, -1 0 + 1। ओके, -1 2 + 1। ओके, यहां पर जो pz है, क्योंकि उसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिफाइन किया जाता है,
इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इसके लिए 0 अडॉप्ट की जाती है। px और py के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इधर -1 और +1। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं d सबशेल लेता हूं, इसके लिए l की वैल्यू 2 है, टोटल ऑर्बिटल्स 5 आ जाएंगे, इन विच वी हैव 2 एक्सियल ऑर्बिटल dx² एंड dz²। ये देखिए x और y एक्सिस पर दो डंबल हैं, तो एक्सिस पर होने के कारण दे आर एक्सियल ऑर्बिटल। ऐसे dz², z एक्सिस पर एक डंबल है और दूसरा डंबल थोड़ा सा डिफ्यूज है, डिस्टर्ब है, तो dz²। और dz² के लिए स्पेशली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फिर 0 अडॉप्ट की जाती है। ऐसे ही नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में dxy, dyz, dxz ये सारे नॉन एक्सियल हैं, क्योंकि इनके जो डंबल्स हैं वो इन बिटवीन एक्सिस हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 to +2, -2, -1, 0, +1, +2। तो ये d सबशेल के लिए, p सबशेल के लिए और s सबशेल के लिए आपसे एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, तो अपनी कॉपी में ढंग से इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर अब मैं 4th क्वांटम नंबर के ऊपर आ गया हूं, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस। इट हैज 2 वैल्यूज विच हैज नो क्लासिकल एनोलॉगी, मतलब इन वैल्यू के जैसा और कोई वैल्यू हम यहां पर अडॉप्ट नहीं करते। स्पिन क्वांटम नंबर अगर +½ है तो हम इसको अपवर्ड स्पिन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर -½ है तो हम इसको डाउनवर्ड स्पिन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्पिन को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का इन एन ऑर्बिटल। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने होंगे, अभी हमने सब शेल में निकाले थे, शेल में निकाले थे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं। यही तो पॉलीज रूल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम अभी हम देख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो हम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए n l⁻x। n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और उसके बाद x जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग हम अगर एक ऑर्बिटल को साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं, ओके, तो जब मैं इस ऑर्बिटल तक पहुंचना चाहूंगा तो वी नीड 3 क्वांटम नंबर्स, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। मुझे n चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l चाहिए एजिमुथल क्वांटम नंबर, m चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मुझे स्पिन क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। हाँ बच्चों, तो क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर आपसे किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है वो अब आपको मैं बताता हूं। जैसे मैंने लिखा है राइट ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर 3s1। अभी आपको जैसा मैंने बताया था nlx, ये इलेक्ट्रॉन को अगर ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए 3 इट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चल रही है। उसके बाद l, इसका मतलब s लिखा है तो l की वैल्यू 0 है, ये सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर l 0 है तो m 0 है, क्योंकि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है -l to +l होता है, और स्पिन क्वांटम नंबर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इधर +½ और -½ ये देखिए ऑल 4 क्वांटम नंबर्स पता चल गए। नेक्स्ट, फाइंड इनकरेक्ट सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। आपसे करेक्ट सेट्स भी पूछा जा सकता था क्वांटम नंबर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे पहला देखिए आपको सेट गिवन है n = 4, तो उसके लिए क्या l = 3 पॉसिबल है क्या? आंसर है हाँ। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है 0 to n-1, तो 3 आएगा। अगर l 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या होता है -l to +l, इसका मतलब यहां पर भी 3 आएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर ये +½ या -½ पॉसिबल है ही, इसका मतलब ये करेक्ट सेट है, आपको रॉन्ग ढूंढना है। तो अभी ये इस प्रॉब्लम का सही आंसर नहीं है। सेकंड, n = 3, तो देखिए l की वैल्यू 2 है तो 0 से 2 ये आएगा, बिल्कुल सही है ना। m की वैल्यू यहां पर -2 से +2 ये भी सही है। लेकिन देखिए स्पिन क्वांटम नंबर +1 गिवन है, अभी आपको मैंने बताया था इधर +½ और -½ इसका मतलब ये रॉन्ग है। आपसे यही पूछा गया कि रॉन्ग सेट, तो ये हमारी इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। लेकिन अभी और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। n = 3 तो l 0 से 2 इसका मतलब ये सही है।
m -1 से +1, इसका मतलब ये भी सही है। स्पिन क्वांटम नंबर ये भी सही है, इसका मतलब ये तो करेक्ट सेट है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन को देखता हूं n = 3, तो l की वैल्यू 0 से 2, ये रॉन्ग हो गया, तो आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये रॉन्ग सेट है। इसका मतलब हमारी इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। और ऐसे ही n = 2, तो l = 0 से 1, ये सही है। m की वैल्यू -1, 0 और +1, इट मींस 0 आएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर +12, इसका मतलब ये फिर करेक्ट सेट है। ओके, आपसे क्या पूछा गया था? आपसे रॉन्ग सेट पूछा गया था, इसलिए मुझे यहां पर जो आंसर रिपोर्ट करके आना है सेकंड एंड फोर्थ। ये देखिए, ये आपके रॉन्ग सेट्स हैं, इनकरेक्ट सेट्स हैं। हाँ बच्चों, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने लिखा है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स और सबशेल्स designations are possible for n plus l is equal to 6। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है। n और l का सम मुझे हमेशा 6 रखना है। तो देखिए, अगर n की वैल्यू 6 है तो l की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। क्या ये पॉसिबल है? आंसर है हाँ। l 0 से यहां पे 5 होगा, और 0 l किसको रिप्रेजेंट करता है? s को, तो डेजिग्नेशन 6s हो गया। ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 5 रखता हूं तो l की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है? 1। दोनों का सम मुझे 6 रखना है, तो ये 5p हो गया। अगर n की वैल्यू 4 है तो मुझे l की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, 2 d को रिप्रेजेंट करता है, तो 4d हो गया। लेकिन अगर n की वैल्यू 3 रखता हूं, l की वैल्यू 3 रखता हूं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 0 से 2 ही पॉसिबल होगा यहां पर, इसका मतलब ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो हाउ मेनी डेजिग्नेशंस आर पॉसिबल? ओनली 3। दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट आंसर। तो सेम अगर आपसे पूछा जाए कि अगर n + l 5 होगा तो कितने डेजिग्नेशन पॉसिबल होंगे, तो देखिए n 5 तो l 0, n 4 तो l 1, n 3 तो l 2। सही लिखा है क्या सभी? चेक करिए ढंग से, सही लिखा है मैंने। तो n = 5, l = 0, इट मींस 5s। n = 4, l = 1, इट मींस 4p। n = 3, l = 2, इसका मतलब 3d। यही आंसर है, ये देखिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ बच्चों, देखिए जैसे इस प्रॉब्लम में मैंने लिखा है, which of the pairs of d orbitals will have electron density along the axis। अभी आपको मैंने एक्सियल एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बताए थे, ये प्रॉब्लम नीट में पूछा जा चुका है। ओके, तो हम क्या डिस्कस करके आए थे? एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है dx² - y², और दूसरा क्या होता है? dz²। कहां पर ये पेयर गिवन है? ए आंसर सही है। बी ऑप्शन में dxy गिवन है नॉन एक्सियल, सी ऑप्शन में dxz गिवन है नॉन एक्सियल, और डी ऑप्शन में यहां पे dxz और dyz दोनों ही नॉन एक्सियल है। तो इसलिए यहां हमको आंसर रिपोर्ट करना है dz² एंड dx² - y²। तो अलोंग द एक्सिस जहां पर डेंसिटी है वो ये है एक्सियल ऑर्बिटल्स। जैसे यहां पूछा गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट in the orbital for which n = 3 and l = 1। ये देखिए, n = 3 and l = 1। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? p। इसका मतलब ये 3p हो गया। लेकिन आपसे ऊपर पूछा गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। अगर आपसे सबशेल पूछता तो p सबशेल, इसका मतलब आंसर यहां पर क्या होता? 6 होता। लेकिन अभी ऑर्बिटल पूछा है, इट मींस या तो ये 3px है, या 3py है, या 3pz है। और अभी आपको मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था, जो हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इन ईच p ऑर्बिटल। दैट्स व्हाई विच आंसर इज करेक्ट? आंसर सी होगा। तो है ये थोड़ी सी ट्विस्ट प्रॉब्लम है। अगर आपसे पूछा जाता सिंपली n = 3 एंड l = 1 में बताइए, इट मींस ये सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहां पर एग्जामिनर ने ऑर्बिटल को हाईलाइट किया है। हाँ बच्चों, जैसे
ये जो प्रॉब्लम अभी मैंने आपको वहां पर बताया था, उससे रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम यहां पर और मेंशन किया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, आपको सबशेल या ऑर्बिटल्स गिवन है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 3px, तो ये ऑर्बिटल है, तो सिंपली हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर 3p गिवन होता तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये सबशेल है। और अभी हम डिस्कस करके आए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल, 6। 2d, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, n की वैल्यू 2 है, इट मींस l की वैल्यू इधर 0 और 1, d के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में 2d नहीं होता। तो आपको आंसर रिपोर्ट करना है नॉट पॉसिबल। 0 भी लिख के नहीं आना है यहां पर, क्योंकि 2d तो होता ही नहीं है ना। 1p, ये भी नॉट पॉसिबल, तो यहां पर भी हमको np रिप्रेजेंट करना है, नॉट पॉसिबल। 3dz² होता है क्या, आंसर है 3d होता है। इसका मतलब ये ऑर्बिटल है, और इसलिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेंगे। 4dxy, ये फिर ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रिपोर्ट करेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अगर नोड्स आपसे पूछे जाते हैं, बहुत कम चांसेस है कि इसके ऊपर प्रॉब्लम देखने को मिले, फिर भी जेई में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है आजकल। तो हमसे अगर नोड्स पूछे जाते हैं तो टोटल रेडियल नोड्स एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो रेडियल नोड्स n-l-1 होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्फेरिकल नोड्स, वेयरएज एंगुलर नोड्स l के इक्वल होते हैं नॉन स्फेरिकल नोड्स। मतलब ये एस सबशेल या ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए l की वैल्यू 0 होती है। और अगर मैं यहां दोनों को सम कर दूंगा तो टोटल नोड्स आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए, वो n-1 के इक्वल होंगे। तो ये आपसे क्वांटम नंबर्स और नोड्स के ऊपर प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं। हां बच्चों, तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि इस पूरे डिस्कशन को आपने बहुत ढंग से नोट कर लिया है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपने अभी तक जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, प्रॉब्लम्स के थ्रू हमने रिवीजन किया और छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने यहां पर हाईलाइट किया, वो सभी आपने कॉपी में मेंशन कर लिया होगा। तो ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ऑलमोस्ट ये सारी चीजें फिनिश हो गई हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पॉलीज रूल, हुन्स रूल एंड ऑफबाउस रूल, इसके ऊपर किस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं। एक्चुअली वो पीरियोडिक टेबल से भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। पीरियोडिक टेबल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पर हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो इसलिए अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को मेरे साथ आप ढंग से नोट कर लिए होंगे, और जो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेंगी आप उनको अटेंड करेंगे, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और आपको होप मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, इससे पहले वाला लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपने एक एक पॉइंट को ढंग से डिक्टेट कर लिया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।